यानी वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल्स, तो वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल्स अगर 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, या 7 भी हो सकती हैं। जो वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल है वही Q1 प्लस Q2 प्लस R का रेशो भी है। वही बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्लस लोन पेयर का रेशो भी है। ठीक है। सो यानी आप ये कह सकते हैं कि उसमें कितने जो हैं बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और लोन पेयर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और अगर 2 है जिसमें वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल्स 2 हैं, तो उसमें कौन सा ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 और फिर sp3d, sp3d2 और फिर sp3d3। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज़ देखो, इसके अलावा नाउ जो 4 हैं उसमें dsp2 भी होगा। ये अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि आपका एक टेबल है, टेबल पर नज़र जा रही है आपकी। एक टेबल मैं बता देता हूँ, टेबल कौन से पेज पर है, पेज नंबर 124 का टेबल देखो, उसमें dsp2 भी कहीं लिखा हुआ है। और sp3d2 और d2sp3 भी कहीं लिखा हुआ है। यानी 4 2 6, 6 वाले में d2 पहले आ जाए तो d2sp3। और भी होते हैं लेकिन हम और बताएंगे नहीं आपको, होते सभी हैं, क्योंकि आगे 12th में ये भी होगा, ये भी होगा, dsp3 भी होगा। एग्जाम्पल तो होगा ना उसमें, जैसे बाकी कोई सिमिट्री है तो ये भी होगा, ये भी होगा, बट वी विल ओनली टेक केसेस ऑफ दिस। तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि dsp2, तो dsp2, dsp3, d2sp3, ठीक है, और d3 सब आ गए कि नहीं? बोलो। सब 12th में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी किसकी बात करेंगे जो बुक में दिया है। बुक में दिया है निकिल टेट्रासाइनेट, और क्या है, प्लेटिनम वाला है, तो हम एक ले लेते हैं। निकिल के बारे में सोचो कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक बात देखो कि इफ हमने उसमें NNN लिया था, ठीक है कि नहीं, तो पहले वाली डी हो कि n-1d और ns एंड np ऑर्बिटल्स। ये तो ऑब्वियस है, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी और इसकी 2 होगी कि नहीं। dsp2 बोलो, ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो उसे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर निकिल टेट्रासाइनेट, निकिल की मेटलर्जी भी इससे की जाती है, फिर ये टेट्रासाइनेट हट जाता है और पूरे में 2 है। जरा बात पर गौर करो कि 2 माइनस है,
क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Cn क्या होता है बताओ? ये मालूम है कि Cn पे एक निगेटिव होगा और उस पर 4 लगा दो और बाहर क्या चीज़ लगाई गई है कि 2 माइनस, तो इसे 2 प्लस होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि 2 प्लस और 4 माइनस से 2 माइनस होगा। मैं Cn पे निगेटिव क्यों कह रहा हूँ? जैसे HCN बॉन्ड देखो, तो यदि H चला जाए तो इसे अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा और इस वजह से ये जो बॉन्ड होगा वो C पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड। एंड बात समझ में आई? यानी ये चीज़ है, अभी इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसने तो अपना 4 बॉन्ड ऐसे बना लिया। यही तो होता है कि नहीं? बोलो, Cn का सीखा है कि नहीं? तो Cn पे एक निगेटिव है, तो Cn क्या है? जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लुईस बेस कहलाता है। ऐसा बताया था कि नहीं? जिसे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले उसे लुईस एसिड कहते हैं और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे उसे लुईस बेस कहते हैं। ओके, आगे फिर बताया जाएगा। ये लुईस बेस है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ये तो आगे की जानकारी, अगला चैप्टर। यहाँ पर बात देखो, ये समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट? और नहीं तो निकाली भी जा सकती है। मान लो ये 2 प्लस और 4 माइनस मिलकर 2 माइनस नहीं हो जाएंगे रिजल्टेंट? नहीं तो आपको मैं निकलवा के दिखा दूँ। NiCN4 और 2 माइनस, तो इसे लिखो x, इसे लिखो 4 और -1 और इसे लिखो -2। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? +2 आई? तो ऐसे निकाल लेना। अच्छा, निकिल की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? निकल स्कटी विक्रमन न फेको निकूजन, निकिल की कितनी होती होगी? 28 होती होगी कि नहीं? जिंक की 30 होती है कि नहीं? निकूजन यानी मैंने 30 तक आपको बताया था, तो निकूजन, तो निकिल की 28 है। तो इसको क्या लिखोगी? आर्गॉन 18 का ये हिसाब हो गया, फिर 4sp2 और 3d में कितने आए? 8 आ जाएंगे। हो गया कि नहीं? 28 बोलो। लेकिन हमें तो Ni2+ चाहिए ना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2+। अच्छा बताओ फिर निकलेगा कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन? S से निकलेगा, तो 4s0 लिख दो। अच्छा 4s पे ये पहुंच चुका है क्योंकि 4th पीरियड है, तो क्या इसके पास 4p भी होगा? 0 0 तो होगा ना। अच्छा, इसके पास 4 साइनाइड आने जाते हैं, वो इसकी किस्मत पर रश के करते, कहते तुम इतने छोटे हो और 2 पॉजिटिव चार्ज लिए हो, सो चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। ये Cn- आना चाहेगा, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, तो तुम्हारे पास तो चार्ज डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। तो ये कहता ठीक है, और मेरे पास ये एक छोटा सा आइटम है और ये सब इसके पास आना चाहते हैं डोनेट करने के लिए। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर कॉल्ड बेस। इतना बात फिर भी आप जान लो, लुईस ने ये बात बताई थी। मैं यहाँ लिखा देता हूँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या कहते हैं? आर बेस। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या कहते हैं? ये सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है एसिड बेस की। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लुईस एसिड। वो लुईस बेस है और ये क्या है? लुईस एसिड। लुईस नहीं लिखा, लुईस। ठीक, समझ में आ गई बात? अब देखो निकिल में, अब यहाँ पर आप क्या बनाएंगी? ये सब तो मैंने इसकी बता दी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इसका भी नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ऑक्सीडाइज हो गया है, तो ये इसकी कैसी स्टेट है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है।
सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब इसके पास इसको क्या करना है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करना है। अच्छा, अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना है? बोलो। क्या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपने सुना है कि नहीं सुना है? अब सुनो कि यहाँ पर ये इसकी कौन सी स्टेट हो गई, क्या ये इसकी ग्राउंड स्टेट है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि CN कह रहा है कि मैं दो दो देना चाहता हूँ, वन साइडेड डोनेशन। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मेरे दो हैं, आप ले लो किसी तरीके से, वन साइडेड डोनेशन है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये चीज़ दिखाई गई, ठीक है। तो अब ये यहाँ अंदर आ जाएगा, तो AR और यहाँ पर बोलो फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये सब इनर में पेयरिंग हो गई, बोलो पेयरिंग हो गई ना ये। और एक ये आ जाए और इसमें से दो, वो बोले भाई हमें 4 चाहिए, लो हमने तुम्हारे लिए 4 खाली कर दी, तुम 4 लोग डोनेशन करना चाहते थे, और मेरी फीजिबिलिटी भी है कि मेरा जो साइज़ है, शेप है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता है, मैं छोटा सा हूँ और 4 लोग ही आ सकते हो। तो इस तरीके से है। अब ज़रा 4 आ गए, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट हो गया, ये इसकी पेयर्ड स्टेट है। कैसी स्टेट है? पेयर्ड, हाँ पेयर्ड स्टेट हो गई। अब पेयर्ड स्टेट के बाद अगली बात देख लो, ये 3D8 ही है, बट 3D8 में इन चारों को अलग कर लो। और ये 5 ऑर्बिटल एक जैसी हो गई, इनकी एनर्जी भी अलग अलग हो गई, 5 नहीं 4 ही हैं। और इसको भी अलग कर लो, ये 2 पी की है, 1 पी अलग हो गई। ये प्रिस्टाइन फॉर्म है, वे अपने शुद्ध रूप में है। सो इसलिए 3D8 आपने नोटिस किया 3D है, और ये सब 4 4 है, 3 4 4। एस ज़्यादा है ना, हमने ऊपर लिखा है कि नहीं, ऐसा नहीं लिखा क्या कि N-1D, एस ज़्यादा है, एक ज़्यादा है कि नहीं, देखो। तो इस तरीके से ये 4DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसे आप लिख लें 4p ऑर्बिटल। अच्छा, ये जब हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सब खाली हैं, खालियों ने भी कर लिया, ऐसा हमने पहले तो नहीं देखा था, आज पहली बार देख रहे हैं। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ने कर लिया है, अब इसमें ये इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई, और नेक्स्ट स्टेट है कंबाइंड स्टेट। तो निकल टेट्रा साइनेट बोला जाता है, तो निकल टेट्रा प्लेटिनेट, निकल टेट्रा साइनेट, ये इसका नाम होता है। और फिर भी 2 माइनस रहेगा, क्योंकि 4 माइनस इसके, 2 प्लस इसके, तो बचा क्या, 2 माइनस। सो ये है। अब देखो कि उनका ऑक्टेट पूरा है, बस वो उसके चारों तरफ गिर जाएंगे। ये एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, और इससे ज़्यादा कुछ ना समझिए कि दे देंगे फिर उनका ऑक्टेट क्या रहेगा, वैसा कुछ नहीं है, उनका ऑक्टेट तो पूरा है ना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और कुछ नहीं। अगर एक दे के फिर से बॉन्डिंग कर ले तो फिर से तो 8 हो गए ना भाई। अगर मैं एक किसी को दे, ये भी हो सकता है कि इनके पास जो 2 हैं तो दोनों वहीं रख दें, और अगर बॉन्डिंग कर लें, दोनों दे के भी बॉन्डिंग कर सकती हैं, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों के माने जाएंगे ना, बोलो। एक उसको दे दिया और एक अपने पास रख के बॉन्डिंग कर ली, तो वही चीज़ होती है कि दोनों ने एक एक दिया, और एक होता है कि एक दे के और फिर बॉन्डिंग कर ली, तो ऐसा लगता है कि जैसे वन तरफ से ही डोनेशन हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? 2 हैं, एक कह लिया, एक बोले हमसे ले लो और फिर हमसे बॉन्डिंग करो, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी, तो इस तरीके से बॉन्डिंग पेयर हो जाएगा। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें दिखाई जाते हैं, तो मैं डबल बॉन्डेड तो पूरे दिखाए जाएंगे ना, और ये सिंगल दिखाना हो दिखा दो, और ये CN- में ये पूरा डोनेशन दिखाओ, CN- में पूरा डोनेशन,
Cn माइनस में पूरा डोनेशन, Cn माइनस में पूरा। बोलो पूरी बात समझ में आ गई sp2? यदि sp2 समझ में आ गई है तो आपके मन में एक बहुत बड़ी उधेड़बुन चल रही होगी। वो उधेड़बुन मैं बता दूं। आप कहेंगे कि बाकी 4 ऑर्बिटल होती थी तो स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होता था। ये मन में आया कि नहीं? और ये बुक कह रही है कि dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अब ऐसा क्या हो गया कि स्क्वायर प्लेनर हो जाए? तो जरा ये देखो भी तो कि इसमें क्या एक d ऑर्बिटल आ गई। और d ऑर्बिटल कैसी होती है? यानी इस प्रश्न का हमने आपको पहले कभी जवाब नहीं दिया, और बस इतना ही मैं बताता रहा कि जब dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर होगा। आपने पूछा भी होगा कि सर ऐसा कैसे 4 ऑर्बिटल हैं और आप बता रहे हैं स्क्वायर प्लेनर है, इसे तो टेट्राहीड्रल होना चाहिए। तो वास्तव में जब 4 ऑर्बिटल बनती हैं तो वो इस तरीके की बनती हैं, और इसमें थोड़ा सा ये जो प्रोट्रूशन है, ये प्रोट्रूशन इनको आगे बनाने नहीं देता है टेट्राहीड्रल। ये जो छोटा छोटा निकला हुआ है ट्रांसवर्सल अपेंडेजेस, ये नहीं बनाने देता है। तो 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये सिमेट्री के लिए क्या करती हैं? ये अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और इसके बाद इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा? तो ये ओरिएंटेशन के लिए ये चीज़ समझती हैं कि सबका ऊपर ऊपर उठा रहे, किसी को भी दिक्कत ना हो। तुम्हारा भी उठा रहे, ऐसे सबका हवा में उठा रहे, तो इससे कोई किसी से टकराएगा नहीं ना, सबके ऊपर ये उठा है। बोलो। और ऐसे में यहाँ पर CN आ जाए तो निकल टेट्राप्लेटिनेट में, अब Cn में क्या होगा हम ज़्यादा तो इसमें नहीं जानेंगे क्योंकि 2 है ना, अब सिंगल तो है नहीं कि हम अब बनाने लग जाएं। सिंगल टर्मिनल एटम है क्या? और Cn तो C के अपने हाइब्रिडाइजेशन होंगे, उनके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। निगेटिव चार्ज मुझे C पे लगाना चाहिए, अब जैसा भी है हमने यहाँ लगा दिया है। खैर, जब ये डोनेट कर देगा तो न चार्ज इसका रहेगा न चार्ज इसका रहेगा, न चार्ज, क्योंकि डोनेशन हो गया ना। और अब टोटल चार्ज किसका रहेगा? इसका 2 भी नहीं दिखाया जाएगा। क्या इसको बाहर दिखाया जाए? बोलो। जब पेयरिंग हो जाती है तो ये चीज़ हो गई। और ऐसा भी दिखा सकती हो कि ये है और यहाँ से इस पे इस पे इस पे इस पे, रीजन समझ में आया? ये जो उठा है ना सबका, वो उसे नहीं बनाने देगा। ऐसे सब में उठा नहीं है, वो अलाउ नहीं करेगा कि sp3 बन जाए। समझ में है? 4 ऑर्बिटल ही। बोलो। तो इसका शेप क्या होगा? अच्छी बात है, स्क्वायर प्लेनर। dsp2 के 2 एग्जांपल बताओ। प्लेटिनम क्लोराइड, प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड। चलो, तो ये इसकी कंबाइंड स्टेट हो गई। इसमें भी टेट्रा लगाती, निकल वाले में क्यों नहीं लगाया? यहाँ तो सिर्फ साइनेट ही बोला आपने। ओके, एक और कौन सा बच रहा है आपके में? D2sp2। D2 मेरे में साफ साफ नहीं दिख रहा कैमरे में, ऑक्टाइडल है ना, तो 2 3 3 होगा। D2sp3 है ना? D2sp3। तो अब हम देखेंगे D2sp3। ओके, लेट अस गो फॉर D2sp3। इसके साथ ही सारे केस हो जाएंगे जो आपकी टेबल के हैं। और कोई और भी आपकी इच्छा हो समझने की तो आप हमें बता देना। BRF5 का है, स्क्वायर पिरामिडल आप बना ही लोगी, सब कुछ आप बना लोगे। तो BRF5 है sp3d2। sp3d2 होकर भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना होकर के स्क्वायर बाई पिरामिडल है।
क्या रीजन बता सकती हो कि क्यों है? चलो वो भी पूछ लेंगे। इतने प्रोट्रूशन नहीं है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 5 अगर उसने बॉन्डिंग कर ली और एक तरफ लोन पेयर है तो शेप पूछा जाएगा तो क्या बताओगी? बताओ। बी आर के पास 7 होती है कि नहीं? वैलेंस शेल की ओर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता? तो 7 में से 5 बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर नहीं है, तो 5 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और एक नॉन बॉन्डिंग है, मतलब लोन पेयर है। तो है तो 6 ही ना, बोलो। वी आर तो 6 का अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तब क्या बताओगी? बोलो। स्क्वायर बाइपैराबोला, और अगर सिर्फ शेप पूछा जाए तो? स्क्वायर प्लेनर। नहीं समझ पाई, अभी बताना पड़ेगा। बी आर एफ आई पहले पढ़ चुकी हो, ऐसे बोल रही हो। चलो अब देखो कि हम देखेंगे कोबाल्ट और NH3 3 माइनस। ये बताओ NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। NH3 पे तो कोई चार्ज नहीं होता ना, वो तो मॉलिक्यूल है ना। लेकिन फिर भी क्या N इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है? बताओ, क्या ये लुईस बेस है? लुईस बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कोबाल्ट के बारे में देखो, ये 3+ आखिर किसका है? क्या ये कोबाल्ट का है? हम्म तो ये हो गया। तो ये +3 बल्कि यहाँ प्लस लगा दो तो +3 हो गया। अब +3 है स्कटी विक्रम ना फेको निकुंजन। बताओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। बताइए बताइए। 27। अच्छी बात है। तो 27 में है तो 3D कितना हो गया? ये 18 तो यही हो गया, और 18 2 20 20 हो गया। अब यहाँ कितना लिखा जाए? 7। तो कोबाल्ट की तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए ना, 3+। तो कहाँ कहाँ से निकलेगा बताइए जरा, क्या बनेगा कन्फिग्रेशन? एक ऐसे और एक ऐसे बड़ी कंजूसी से निकाल रही हो ऐसे। एस के सारे निकल जाए तब डी से निकाला करो। हमने बताया था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस से निकलता है। एक ही क्यों एस से निकाला? तो सर फिर डी का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड मत सोचो, हाफ फील्ड वैसे भी ऐसे नहीं सोचा जाता है। एस के सब निकल जाएंगे तब फिर डी के निकलेंगे। तो 3D का 6 और 4S 0 और 4P 0। बात समझ में आ गई? अब देखो बाद में पेयरिंग हो जाएगी, वो सब हाफ फील्ड रखा रह जाता है, पेयरिंग हो जाती है, मालूम नहीं है? अभी निकल में नहीं देखा? हाफ फील्ड रह जाता है क्या? फिर तो अब जरा देखो कि इसमें 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसमें प्रिडिक्ट करना है। ये मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट नहीं दिखाई है, ग्राउंड स्टेट तो खुद बना लोगी। ग्राउंड स्टेट से हमें लेना देना भी क्या, हम क्यों दिखाएं ग्राउंड स्टेट जब उससे मतलब नहीं है। अच्छा अब आगे बात बताओ, क्या अगर इसके पास 4 अमोनिया आ रहे हैं कि हम देना चाहते हैं, तो इसे 4 घर तैयार करने पड़ेंगे कि नहीं? तो ये क्या करेगा आगे बताइए, पेयरिंग स्टेट में क्या करेगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा, कहेगा तुम लोग चलो अंदर चलो, घर में मेहमान आ रहे हैं, नहीं बोलेगा? बोलो। तो ये कहेगा कि सब लोग बच्चे लोग अंदर चलो,
और अभी प्लेट लगने वाली, फिर तुम लोग वहाँ खड़े रहोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मेहमान आ रहे हैं, अभी सबके लिए नाश्ता पानी आने वाला है, तुम लोग अंदर चलो। इसको एक पेयरिंग कर दी, इसको एक अंदर, अपने घर वालों को अंदर कर दिया, तुम लोग अंदर बैठो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और एक ये, और बाकी तो ये रहेगी। इनमें इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 घर तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि इसके पास 4 अमोनिया आ रहे हैं। तो ये चीज़ इसकी स्थिति हो गई। तो इसका क्या नाम पड़ेगा? D2SP. D2SP, सही बताया। अब जबकि इसके पास D2SP एक हाइब्रिडाइज स्टेट हो गई है, तो इसको अलग रखो। ये इसका नाम दे दो 3D6, इसे लिख लो, 3D पे 6 आ गई। इन चारों को अलग करो, इनका नाम लिख लो, और ये 2 अलग करो। तो 4D2SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाकी ये 4p0 का कोई ख़ास मतलब नहीं है, 4p0 लिखना हो तो लिख दो 4p0। अच्छा, अब हम इसकी कंबाइंड स्टेट दिखाएंगे। कोबाल्ट पे अमोनिया आ गया, बोला लेट मी डोनेट, यू आर हैविंग सो मच चार्ज, यू आर हैविंग 3+ चार्ज। निकिल को तो 2 था, तुम्हारे पास तो 3 चार्ज हैं। तो अमोनिया जैसा जिसके ऊपर निगेटिव है भी नहीं, वो भी डोनेट करने के लिए टेंडेंसी आ जाती है कि हम भी डोनेट करेंगे ऐसे को। तो 4 और ये 3+ चार्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्गन, ये तो ऐसे ही हो गया। तो इसको इनर शेल पेयरिंग कहते हैं, इनर वाले पेयर करें। अगर बाद वाले डी वाले कहते हैं तो आउटर शेल पेयरिंग कहते हैं। अच्छा, अब इनमें क्या होगा, वो देना चाहता है तो सब ने दे दिया, 1 2 1 2 1 2 1 2, और बाकी ये दोनों बचे रह गए। मर्जी हो दिखाइए, मर्जी हो ना दिखाइए, लेकिन इन सब में लिखिए NH3 से पूरा डोनेशन, NH3 से पूरा डोनेशन, NH3 से पूरा डोनेशन, और NH3 से पूरा डोनेशन। और ये क्या कहलाएगी? कंबाइंड स्टेट। तो ये क्या कहलाएगी? हाइब्रिड स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब जबकि 4 हैं तो 4 इसकी ऑर्बिटल्स हैं। कोबाल्ट यानी D2SP3, D2SP3 कितने बन गए इसके पास? कोबाल्ट हेक्सा, देखो गलती कर दी, ये sp3 था ना, 6 अमोनिया डोनेट करेंगे। कितने करेंगे? समझ में आई बात? तो 6 अमोनिया आए कि नहीं? यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ 6 सही लिखा था। तो फिर अब हम क्या करें बताओ, क्या इसे और आगे बढ़ा दें? भाई सारी ले लो, सब आ जाओ, 6 लोग आ रहे हैं, तो 6 आ गए। अब जब 6 आ गए तो इन सबको भी मर्ज कर दें क्या? पी की कोई ज़रूरत ही नहीं, सब मर्ज हो गए, ये सब मर्ज हो गए। ये देखो, तो ऐसी स्थिति में ये सब मर्ज हो गए तो 6 बन गई, 1 2 3 4 5 6, तो D2SP3 बन गई। देख लो 6 हैं पूरी, तो हाइब्रिड स्टेट हो गई। और यहाँ पर भी हमें कितनी बना देनी चाहिए? 6 बना दो, और 6 हो जाएंगी तो फिर क्या नाम पड़ेगा इसका, मतलब कैसा शेप होगा? NH3 इसमें भी डोनेट करेगा, और फिर NH3 इसमें भी डोनेट करेगा। बन गई ना शेप ऑक्टाइडल? एनी क्वेरी? बोलो कि समझ में आ गया? ओके, ऑक्टाहीड्रल। अच्छा, अब आगे की बात करो। ये तो हम लोगों ने सारा देख लिया कि इनमें क्या क्या होता है, लेकिन BRFI में आपने गड़बड़ किया तो मुझे एक बार बताना पड़ेगा। बाकी तो यहाँ सब ठीक है ना, और कुछ तो गड़बड़ी नहीं की है ना, पेयर स्टेट कर दिया, बाकी तो सही है। चलो
BRF5 में शेप में क्यों गड़बड़ी की आपने? ये देखो, अगर कुछ भी ना बताया गया होता आपको ये सब टेक्निकल चीज़ें ना पता होती तो भी नहीं गड़बड़ी हो सकती थी, फिर कैसे हो गई? BRF5, ये देखो, ये मुझे बताओ कि वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल कितनी है? जो बिल्कुल लेमैन पर्सन हो वो भी बता देगा। वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल्स कितनी हैं? 5 बॉन्डेड ऑर्बिटल्स हैं। Yes, sir. और लोन पेयर भी है क्या कोई? Yes, sir. कितनी? 1 लोन पेयर ऑर्बिटल। तो जिसके पास 6 ऑर्बिटल हैं तो वो क्या करेगा? BR है तो 1F, 2F, 3F, 4F और एक 5वां VF ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में उसने एक स्क्वायर बनाया और एक F भी और भी है, चलो कि 5 है तो 5 तो बनाएगा ना। F F F F F और फिर इसके बाद एक लोन पेयर भी बना लेगा। तो अब मुझे बताओ कि कुछ समझ में आया? स्क्वायर प्लेनर क्यों बोल रही थी, उसको जस्टिफाई करो, बताओ। मुझे तो नहीं समझ में आया स्क्वायर प्लेनर किस हिसाब से आपने बोला, तो मैं भी समझ जाऊं, बताओ क्या शेप है इसका? Square pyramidal. और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर? Square bipyramidal. ये बोलना चाहिए था आपको। तो शेप है स्क्वायर पिरामिडल और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वो हो गया ऑक्टाहीड्रल भी बोल सकते हो। चलो ऑक्टाहीड्रल बुक में लिखा है तो हम भी लिख देते हैं ऑक्टाहीड्रल। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। बाकी चूंकि हाइब्रिडाइजेशन रेगुलर है तो इसके पास 2 लोन पेयर अगर पड़े भी होंगे ना डी में तो वो कोई बात नहीं है, BRF5 में वो ऐसा कर लेगा कि ये सारे कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं। इसमें बताओ क्या कैसी बॉन्डिंग है, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग है? बताओ। जो ये चीज़ है, इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहते हैं जिसमें एक तरफ से बॉन्डिंग होती है? इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आई? क्या कहा जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक तरीका है, कोवैलेंट बॉन्ड। जहाँ जहाँ भी एक तरफ से डोनेशन होगा वहाँ पर आप क्या नाम देंगी? जैसे निकल का केस हुआ तो भी यही नाम दिया जाएगा, निकल का अगर हमने दिखाया हो। ये तो निकल की बात हो गई। अच्छा, यहाँ भी बता दें, ये देखो कि दिस इज़ ऑल्सो द केस। तो यहाँ भी एक तरफ से डोनेशन है तो इसे क्या लिखा जाए? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। लुईस बेस क्या होते हैं? Lone pair. जिनमें लोन पेयर हो, मर्जी हो डोनेट करें और मर्जी हो ना डोनेट करें, लेकिन लोन पेयर है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? लुईस बेस। अच्छा देखो, मैंने आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ख़त्म कर दी। आपको अपनी तरफ से कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जाऊँ। कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, समझ में आ गई ना थ्योरी? Yes, sir. चलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय F. Hund and R.S. Mulliken. सो F. Hund, ये सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं, नीट में जाओगी तो पता चलेगा। एक एक नाम, एक एक सन। इसी में ही नंबर छिपे हैं। और 1932। अब देखो ये चीज़ है तो इसके सेलिएंट फीचर्स देखो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी तक क्या आपने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा है? बोलो। Yes, sir. अगर मैं आपसे कहूँ कि ये O है, ये H है और ये H है,
और ये इसके ऊपर की पहली ऑर्बिटल है, तो आप यकीन करोगी, और ये इसके ऊपर की दूसरी ऑर्बिटल है, और ये इसके ऊपर की तीसरी ऑर्बिटल है, यानी मॉलिक्यूल के ऊपर ऑर्बिटल होंगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स डीजनरेट टू फॉर्म न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच इट इज मल्टीसेंट्रिक मल्टीन्यूक्लिएटेड। एक न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें कई न्यूक्लियस होंगे और उनके चारों तरफ ऑर्बिटल बनेंगी, वहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। समझ में आई? सो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इन केस ऑफ molecules all atomic orbitals core as well as valence shell orbital, कोर को भी अपनी बलि देनी पड़ती है। so all atomic orbitals, कौन कौन सी ऑर्बिटल्स? कोर और प्लस वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, 1s को भी बलि देनी पड़ेगी। ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं? पार्टिसिपेटिंग एटम्स डीजेनरेट, वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, डीजेनरेट टू फॉर्म, ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर इक्वल इन नंबर, फॉर्म सेम नंबर ऑफ, जितने डीजनरेट हुए हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, विच सराउंड्स द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। भाई मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया ना, विच सराउंड्स मल्टी, ये पॉलीसेंट्रिक हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेंटर, ऐसा होगा। अब हम इसके बारे में देखें, इतना तो समझ में आ गया ना कि ये सब अब किसकी ऑर्बिटल कही जाएंगी? क्या ये मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल हो गई? मॉलिकुलर और ऑर्बिटल। इन्होंने बात बताई कि ये सब आप लोग एसपीडीएफ कर रहे हैं, ये सब क्या है? कुछ नहीं है, एसपीडीएफ कुछ नहीं होता है। जो भी होता है मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल होती है, मॉलिक्यूल के चारों तरफ। अगर एक वो बन गया कोई मॉलिक्यूल, तो अब ऑर्बिटल उसके चारों तरफ होंगी, है ना? बिल्कुल अलग बात। तो ऐसा इन्होंने बता दिया। इनकी थ्योरी पढ़ें तो बात समझ में आए कि क्या कहना चाहते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है? मुल्लिकन और हुंड ने किया है 1932 में। द इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। द इन आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, as the electrons are present in various atomic orbitals। देखो सिंपल सेंटेंस है, फिर भी चूंकि ये सबसे लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है 11th के लिहाज से, बाकी और थ्योरी तो 12th में आएगी, 11th तक यहाँ तक पहुँची हो। फिर भी पहला पॉइंट आपको रिपीट करना पड़ेगा, एक बार मैं करता हूँ एक बार आप करो, कि इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, मॉलिकुलर एज द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। रिपीट करो। बस इसी पोस्टुलेट से आपका सारा काम बन जाएगा, ये जो 3 पॉइंट है, तो इसी से मैं पूरी बात बता दूंगा, बस यही पॉइंट याद रखना, बहुत बेसिक चीज़ है इसलिए।
द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, अगर मान लो इसकी 1s है तो इसकी 1s इसके 1s से ऊपर लगे ओवरलैप करेगी, वो कहेगी लेट अस ओवरलैप, देखो 1s का 1s से ओवरलैप, फिर 2s ऊपर आई कहने लगी 2s से हम चलो ओवरलैप करें, फिर 3s का 3s से, 4s का 4s से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यानी ऐसे ओवरलैपिंग है, बिल्कुल ग्रास रूट से। समझ में आ गई बात कि नहीं? लोअर का लोअर से, फिर उससे ऊपर वाले का ऊपर से, उससे ऊपर, जैसे फर्स्ट वाले बच्चे की फर्स्ट से दोस्ती होती है, सेकंड वाले बच्चे की सेकंड से दोस्ती होती है कि नहीं? तो जो कंपेरेबल एनर्जी की होगी वो आपस में करेगी बॉन्डिंग, और जिनकी एक जैसी एनर्जी होगी वो आपस में करेंगे, और जो लोअर है वो लोअर। समझ में आई? अब सेकंड पॉइंट देखो, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of comparable energy comparable energy and proper symmetry combine to form molecular orbitals तो वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेती हैं। ओके, रिपीट करो। atomic orbital of comparable energy and symmetry combine to form molecular orbital। अच्छा पकड़ा आपने, प्रॉपर सिमेट्री। ऐसा भी होगा कि वो उनका प्रॉपर सिमेट्री का मतलब ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो हमने आपको नहीं बताया था, बट आपने बताया कि सिमेट्री का मतलब ये नहीं कि ये ऐसे हो तो नहीं करेंगी, ऐसे हो तो ओवरलैप कर जाएंगी। समझ में आई? ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, कंबाइन, वो कंबाइन करती हैं आपस में, और दो कंबाइन अगर करेंगी, 1s कंबाइन करेगी, तो जो वो कंबाइन करेगी, तो दो कंबाइन कर रही तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ओके, 2s करेंगी तो दो बनेगी, 3s करेंगी तो दो कर रही तो दो बनेगी। समझ में आई बात? ऐसा होगा। थर्ड, when an electron in atomic orbital is influenced by one nucleus, it is molecular, then it is nucleus by two or more nuclei, while एटम में जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहती हैं? while in एटम ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस रहता है कि नहीं? तो वहाँ न्यूक्लियस लिखना, आगे न्यूक्लियाई लिखना। हाउ एवर इन मॉलिक्यूल, वो प्लूरल है, हाउ एवर इन मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल एटम के न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में। इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके इन्फ्लुएंस में रहती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इन इन्फ्लुएंस ऑफ, are in influence of two or more nuclei, जैसे डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, जैसा भी हो। ऐसा हुंड और मुलिकन ने बताया, टू और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, डिपेंडिंग, पॉलीसेंट्रिक हो जाता ना, अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। इज इट ओके? एटम में एक न्यूक्लियाई के प्रभाव में, और ये बहुत एटम, ये तो समझ में आ गई होगी बात ना? बताओ। Yes, sir। आगे पढ़ो। एन एटम, पढ़िए नहीं, मैं बताता हूँ। एज एटम इज मोनोसेंट्रिक वाइल मॉलिक्यूल इज पॉलीसेंट्रिक। ठीक है? ओके, एटम मोनोसेंट्रिक होता है कि नहीं?
वाइल जो भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस पॉलीसेंट्रिक है। अच्छा अभी और देखो, अभी और पॉस्टुलेट्स हैं। फोर्थ देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट आपस में मर्ज होंगी उतनी ही क्रिएट होंगी। ये समझा देंगे आपको। अभी तक तो बात नॉर्मल चल रही थी, अब यहाँ नई बात आ गई। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed is equal to, ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू the number of combining atomic orbital, equal to the number of combining molecular atomic orbital। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। यानी जैसे हाइब्रिडाइजेशन में होता था ना, वैसे यहाँ पर भी होगा ऑर्बिटल। तो ये कंबाइन कर रही हैं, या ये कहो ये मर्ज कर रही हैं, ये भी कह सकते हैं डिजनरेट करें, उतनी बन जाएंगी, उनकी संख्या वही रहेगी। और अब ये कैसे होगा ये चीज़ हम देख लें। मान लीजिए कि अगर दो कंबाइन करें तो दो नई बन जाएं, ऐसा कुछ हो। दो कंबाइन करें और दो नई बन जाएं। जैसे कि अगर ऐसा हो तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि दो सेम है। मान लीजिए स्पिन और दो एस ऑर्बिटल लो और ये कंबाइन कर गई। अच्छा 1s कंबाइन की, बोलो इनमें क्या संभावना है? एक ये हो सकता है कि ये वेव फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो इसकी वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म ऐसी है तो दूसरी वाली भी ऐसी ही रहे, तो एक जैसी हो गई कि नहीं? बोलो, दीज आर इन सेम फेज कि नहीं? तो अगर सेम फेज में हो गई, देखो सेम फेज लग रहा है कि नहीं, हाईलाइट कर लो फेज को, तो सेम फेज है। सेम फेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए बाकी है तो सेम फेज, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो सेम फेज हुआ। इसको कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, कहते हैं, पीछे भी कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इन दोनों के पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच में इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और किनारे किनारे कम होगी। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में ज़्यादा, क्योंकि सेम फेज में है तो इनके यहाँ प्रोबेबिलिटी पाई जाने की ज़्यादा होगी। बल्कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बड़ा बना दें। अब इसका एम्पलीट्यूड वो बनाया जा सकता है कि नहीं? तो जहाँ ज़्यादा एम्पलीट्यूड वहाँ ज़्यादा पाई जाने की प्रोबेबिलिटी। बाहर नहीं है, ये पॉलीसेंट्रिक है, ये और ये जो है ये सेंटर है, ये न्यूक्लियाई है। तो ये मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई हैं, जबकि एटम एटम के 1s के हुआ। लेकिन कभी कभी यही ऐसा भी कर जाती हैं कि 1s और 1s है और 1s है। पेज नंबर निकालो तो बता दें। पेज नंबर है आपका 128 निकालो। तो ये न्यूक्लियस है। अच्छा यहाँ पर एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, तो ऐसे क्या ये सेम फेज में है कि नहीं है? बताओ। तो ऐसा, वैसे उसने माइनस साइन लगाया है बुक में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा हूँ
माइनस लगा देने से तो चीज़ हल नहीं हो जाएगी ना, आप बल्कि इसे प्लस लिखो और ये माइनस लिखो, अपोजिट ओवरलैप हो गया कि नहीं, और फिर ऐसे प्लस कर दो, एक ही बात है। तो ये भी किया जा सकता है। अब बुक का हिसाब है कि प्लस और प्लस का माइनस, वो लेकिन वो बात समझ में नहीं आएगी आपको, समझ में तो ऐसी ही आएगी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब और दूसरी डिफरेंस बुक देखोगी तो समझ में आ जाएगी। तो ऐसे भी ओवरलैप होता है। तो जब इनमें ओवरलैप होता है टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो इस तरीके से भी ओवरलैप होगा और इस तरीके से भी ओवरलैप होगा। तो यानी कि दो ऑर्बिटल हैं, तो दो ऑर्बिटल में अगर ये हुआ तो क्या बीच में इनकी डेंसिटी होगी, कि बीच में डेंसिटी होगी ही नहीं, और बाहर डेंसिटी होगी, बीच में नहीं होगी ना, डिस्ट्रक्ट कर गई, काट नहीं दिया, तो इधर इधर उधर रहेंगी लेकिन बीच में नहीं रहेंगी। तो बीच में नहीं रहीं और इधर उधर रहीं, तो अगर बीच में बच्चे हैं माँ बाप के, तो क्या वो दोनों को बांधे रखेंगे? और कुछ बच्चे इसने पिता ने रख लिए, कुछ माँ ने, तो बांधे नहीं रख पाएंगे ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बीच में होने चाहिए ना, ठीक है। तो ये न्यूक्लियाई हो गई। अच्छा, चूंकि ये बांधे रख रहे हैं, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड क्या मतलब है, उनकी प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये हो गई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका क्या नाम है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कैसी हो गई, ये दोनों को दूर करेंगे, ये दोनों को अनस्टेबलाइज करेंगे, अस्थिर करेंगे, तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये दूर हो गए ना। अब सेंटर सेंटर रिपेल नहीं होंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरा कहने का मतलब ये दोनों ही संभावनाएं हैं कि अगर 1s और 1s में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, या इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, क्योंकि 1s किसका खाली होता है, किसी का खाली होता है क्या, 1s तो सबके भरे रहते हैं कि नहीं, एक दो को छोड़ दो। तो इनमें जब बनेगा, तो इनमें बनने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगी, एक तो ऐसी होगी जो मॉलिक्यूल में लोवेस्ट एनर्जी, क्योंकि वो बहुत स्टेबलाइज कर देगी। तो जो लोअर वाली है बॉन्डिंग की, हाई एनर्जी तो किसी को पसंद नहीं है ना, बिकॉज एनर्जी ब्रिंग्स इनस्टेबिलिटी। तो जो नीचे वाली है उसे क्या कहा गया है सिग्मा बॉन्डी, ऐसे ऐसे जुड़ रहे तो क्या सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन सिग्मा के साथ और क्या लिखना है, जरा पढ़ो तो बुक में, सिग्मा 1s, बोलो बात सही, और इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन, सो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या हुआ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ स्टार बना दो, एस्टेरिक मार्क, इसे क्या कहते हैं, एस्टेरिक। सो स्टार, तुम्हारे ग्रह कैसे हैं, तुम्हारे एस्टेरिक्स कहते हैं, तो उसी तो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि नहीं। तो ये तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो 1s2, बोलो समझ में आई बात। तो यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वहाँ सिंगल सिंगल का दिखाया गया है, दैट इज नॉट द इशू। दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिजनरेट हुई या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, तो यहाँ लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, ऑर्बिटल। यहाँ क्या लिखो, बोलो, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो दो बीच में बनी वो क्या बनी, ऑर्बिटल। अच्छा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डी स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। क्या लिख दिया जाए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ लिख रहा हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ में आई। अभी आगे बहुत बार लिखा जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा। मॉलिक्यूल, ये यही चीज ये है, मॉलिक्यूल वाइल एंटी बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में ये लिखा गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
ठीक है, डिस्टेबलाइज मॉलिक्यूल। ओके, इज इट करेक्ट? ये डिस्टेबलाइज कर, इसकी ज़्यादा एनर्जी है, ये स्टेबलाइज कर रही है। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या इसे मैं सिग्मा स्टार 1s लिख दूँ और इसे क्या लिख दूँ? क्या सिग्मा 1s2 लिख दूँ? तो मतलब मेरा कहने का मतलब है दो एटॉमिक ऑर्बिटल डीजनरेट हुई तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बन गई कि नहीं? यानी मेरा कहने का मतलब है ये साथ साथ रहेंगी। अगर ये 2 न्यूक्लियाई हैं तो 2 न्यूक्लियाई होने पर एक ऐसी ऑर्बिटल बन जाएगी कि उसके इलेक्ट्रॉन 2 बनेंगी, कि उसके इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, और साथ में एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि ऐसी ऑर्बिटल बन जाएगी कि उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे, ये एक साथ होंगी। अलग अलग स्थिति ना समझो, 2 बन गई, बोलो। दोनों एक साथ होंगी, पहले ये बनेगी फिर ये बनेगी। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? हाफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। अगर 2 बनी, अगर दोनों में सिंगल सिंगल होता तो किस में जाते दोनों? बोलो। हाइड्रोजन का केस लो, 1s 1s, 2 ने मिलके 2 बनाई। तो आफ्बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फिलिंग फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो बताओ किस में पहले जाएगा? हाइड्रोजन में तो सिंगल सिंगल रहता है ना, तो क्या इसी को नहीं भर देगा और ये खाली रहेगी? सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज पर आफ्बाउ प्रिंसिपल। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स are filled in molecular orbital। हुंस का प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, सब इसमें लागू होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, टू हायर एनर्जी, हायर एनर्जी ऑर्बिटल in stepwise manner। ऑफ बाउ का क्या स्पेलिंग है? AFBAU? यू यू यहाँ पर भी क्या? पता नहीं मुझे। चलो, इतनी बात आपको समझ में तो आ गई कि कैसे होता होगा। अच्छा, लेकिन जब ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो क्या ये सेंटेंस समझ में आया? इसे मैं पूरा कर लूँ। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। उतनी ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। अगर 2 कंबाइन कर रही हैं तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और एक एंटी बॉन्डिंग। एनी डाउट? बोलो। चलो, तो यही सेंटेंस है हमारा। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, द formed is equal to combining molecular। when 2 atomic orbital combine, 2 molecular orbitals are formed। तो इस सेंटेंस को पूरा कर लें। ये सब चीज़ बीच की है, ये हमें नहीं बतानी चाहिए, बट लेकिन जब कुछ पढ़ रहे हैं तो समझना भी ज़रूरी है। तो अगला सेंटेंस क्या कहता है? when 2 molecular orbitals are formed, when 2 atomic orbital combine, when, ये आखिरी सेंटेंस है, 2 atomic ऑर्बिटल्स कंबाइन, ठीक है। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन इज नोन एज, एक को क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक कहती हो, बॉन्डिंग
molecular orbital, and other is known as, other is, Anti-bonding बहुत अच्छा, orbital. एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। इतनी बात हमने बता दी। अब आपके स्कूल का समय हो रहा है, नाश्ता पानी भी करना है, तो यहीं छोड़ते हैं फिर। तो ये अभी 1 क्लास 2 क्लास और लगेगी। ओके, थैंक यू अमांशी।